Hello everyone, welcome to Sacred Civil. Today we are going to discuss about the hydrology and in that we are going to study about precipitation and runoff. Till now in the previous lecture we have discussed about the introduction part. हाइड्रोलॉजी क्या होती है, हाइड्रोलॉजी का मीनिंग क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, ये सारे टर्म्स हमने डिस्कस किए थे. आज जो हम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज नथिंग बट प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ. नाउ व्हाट डू मीन बाय प्रेसिपिटेशन हमने कल ही डिस्कस कर लिया था. एज पर द मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग प्रेसिपिटेशन वो होता है जिसमें कंडेंसेशन का बाद में कन्वर्जन होता है, जिसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती है, यानी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होके फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर, ग्रेविटेशनल पुल के अंदर बारिश ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होती है, उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेशन. सो इन टर्म्स ऑफ मेटीरियोलॉजी प्रेसिपिटेशन इज एनी प्रोडक्ट ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर दैट फॉल्स अंडर द ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द क्लाउड्स. अब ये जो प्रेसिपिटेशन है अगर आप देखोगे तो उसके अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स है. हमें जो हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बहुत ही सिंपली तरीके से बोलते हैं कि बारिश हो रही है या रेनफॉल हो रहा है ना, बट नहीं, उसके अकॉर्डिंग की उसके अलग अलग साइजेस, उसके जो कभी कभी ये होता है कि बारिश के साथ साथ स्नोफॉल भी होता है, ओले भी गिरते हैं, तो हम उसका कुछ अलग फॉर्म है. ये सारे जो है उनको फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बोला जाता है. नाउ कौन कौन से है फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, आज हम ये डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक कि कौन कौन से टाइप के प्रेसिपिटेशन है. सबसे पहला देखेंगे हम रेन. रेन इज द फर्स्ट टाइप. अब रेन क्या है, रेन मतलब जिसमें वाटर का डायमेंशन जो है, वाटर की जो ड्रॉप्स है, वाटर की जो पानी की जो बूंदे गिरती है उसका डायमेंशन कम से कम एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 0.5 mm इतना तक होना चाहिए, तो उसको रेन ड्रॉप्स बोला जाता है. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द रेनफॉल. अब जब ये पानी गिरता है, रेनफॉल होता है, तो ये कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर यहाँ पे डिप्रेशन है, डिप्रेशन यानी कोई गड्ढा है, तो इस गड्ढे में जो पानी कलेक्ट हो जाएगा, जितने इस गड्ढे में जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इंडिकेट्स दैट डेप्थ ऑफ द रेनफॉल. ठीक है, सो डेप्थ ऑफ रेनफॉल विच इज कलेक्टेड इन दैन एरिया, किसी भी स्टोर में, किसी भी कंटेनर में जितना एरिया स्टोर हो जाएगा, किसी भी डिप्रेशन में जितना रेनफॉल स्टोर हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट नोन एज डेप्थ ऑफ रेनफॉल. इसको बोला जाता है जितना अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड है, अमाउंट ऑफ वाटर डेप्थ ऑफ रेनफॉल. ओके, सो ये जो रेनफॉल है अगर इसको देखा जाए तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनुअल एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करते हैं. हाउ वी कैलकुलेट द रेनफॉल, वी कैलकुलेट द रेनफॉल एज एनुअल एवरेज रेनफॉल. एनुअल एवरेज रेनफॉल का मतलब क्या है, एनुअल एवरेज मतलब देखो, एक होता है डेली रेनफॉल, डेली रेनफॉल में 24 घंटों का रिकॉर्ड किया जाएगा. अगला होगा एवरेज एनुअल रेनफॉल. एनुअल रेनफॉल मतलब पूरा जो एनुअली हुआ है पूरे साल भर में. मानसून सीजन आपको पता है कि इंडिया में मई से सितंबर या फिर मई एंड से सितंबर या फिर जून से सितंबर माना जाता है. इन 4 सीजन में, ये 4 मंथ मतलब मानसून सीजन माना जाता है. इन 4 महीनों में जितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो रहा है दैट इज नथिंग बट नोन एज एनुअल रेनफॉल. अब अगर आप एनुअल एवरेज रेनफॉल लेते हैं तो आप पूरा 35 ईयर्स का डेटा लेते हैं, 35 ईयर्स डेटा ऑफ प्रेसिपिटेशन
जो लिया जाता है उसको बोला जाता है एनुअल एवरेज रेनफॉल। इसको बोला जाता है एनुअल एवरेज रेनफॉल। इसको बोला जाता है एनुअल एवरेज रेनफॉल। इंडिया में ये एनुअल एवरेज रेनफॉल है 118 सेंटीमीटर। अब रिसेंटली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितने भी टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं उसमें 107 से 110 सेंटीमीटर इतने तक का होता है। मोर प्रोमिनेंट वैल्यू 107 सेंटीमीटर मानी जाती है। ओके, सो बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, इंटेंसिटी मतलब कितनी अमाउंट, कितना रेनफॉल पर आवर हो रहा है। हम रेनफॉल मेजर करते हैं सेंटीमीटर या फिर एमएम पर आवर में, कितनी बूंदे हुई पर एमएम बूंदे प्रति घंटा कितनी बूंदे हुई एमएम में, वो मेजर किया जाता है। दैट इज नथिंग बट इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। तो बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। दैट इज लाइट रेनफॉल, जिसमें अगर बारिश 2.5 mm पर आवर तक होती है तो उसको लाइट रेनफॉल बोला जाता है। मॉडरेट रेनफॉल कब बोला जाता है? मॉडरेट रेनफॉल बोला जाता है जब बारिश 2.5 से 7.5 mm तक होती है। और हैवी रेनफॉल तब बोला जाता है जब बारिश 7.5 mm से भी ज्यादा होती है। 7.5 mm पर आवर और मोर देन दैट। ठीक है, सो इंडिया में जितना भी रेनफॉल डेटा कलेक्ट किया जाता है, ध्यान रखना हमेशा ये रेनफॉल डेटा किस बेसिस पे कलेक्ट किया जाएगा। ये 2.5 mm पर आवर हुआ, 2.5 से 7.5 mm पर आवर हुआ, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है विद द हेल्प ऑफ रेन गेज स्टेशंस। नाउ व्हाट डू मीन बाय रेन गेज स्टेशन? रेन गेज स्टेशन वो होता है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स पुटअप किए जाते हैं ताकि हम रेनफॉल की डिटेल्स मेजर कर पाए किसी पर्टिकुलर रीजन में। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ रेन गेजेस कितनी होनी चाहिए, ये सारे उसके लिए एम्पिरिकल फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कैसे रेन गेज स्टेशन और कहाँ कहाँ होने चाहिए। ठीक है, सो रेन गेज स्टेशंस हमेशा हमारा जो जितनी प्रेसिपिटेशन, जितनी बारिश हो रही है वो डेली कलेक्ट करते हैं। और वो कलेक्ट करने का टाइमिंग क्या है? वो कलेक्ट करने का टाइमिंग है 8:30 AM एवरी डे। सुबह 8:30 बजे मेजर की जाती है वो रेनफॉल डेटा कलेक्ट किया जाता है। और किसी पर्टिकुलर डे पे, किसी पर्टिकुलर दिन अगर बारिश मोर देन 20 on any particular day, अगर if rainfall is, precipitation is more than 2.5 mm पर आवर, अगर इससे ज़्यादा होती है तो दैट पर्टिकुलर डे इज नोन एज रेनी डे। उस पर्टिकुलर दिन को क्या बोला जाता है? रेनी डे बोला जाता है उसे। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट दी वन ऑफ द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, दैट इज नथिंग बट रेन। अब आगे देखते हैं, अगला फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है, अगला है स्नो। सेकेंड टाइम ऑफ प्रेसिपिटेशन इज स्नो। मैं कलर चेंज करूंगी ताकि आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में आसान हो जाए। ठीक है, नाउ आपने बहुत बार देखा होगा कि हम लोकल लैंग्वेज में इसको ओले बोलते हैं। ठीक है, जब प्रेसिपिटेशन होता है तो प्रेसिपिटेशन के साथ साथ आइस, अलॉन्ग विद प्रेसिपिटेशन आइस क्रिस्टल्स भी फॉर्म हो जाती है। अलॉन्ग विद दी प्रेसिपिटेशन
ice crystals get formed. ठीक है, आइस क्रिस्टल्स भी बन जाती है जिनकी एवरेज डेंसिटी होती है 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. जिनकी एवरेज डेंसिटी क्या होती है 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो इतनी होती है तो उसको स्नो बोला जाता है. इसका मतलब पानी के साथ साथ बारिश के साथ साथ बारिश की बूंदों के साथ साथ जब आइस क्रिस्टल्स भी गिरते हैं जिनकी डेंसिटी 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है तो उसे बोला जाता है स्नोफॉल. और स्नो भी गिर रहा है उसके साथ साथ, वो बोला जाता है. ये एक फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन हो गया. अगला फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन हम यहाँ पे देखते हैं. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज ड्रिजल. ड्रिजल तो बहुत ही आसान है. एकदम हल्की हल्की सी बारिश होती है जिसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत ही कम होती है. इसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है, 0.5 mm पर आर होती है. हल्का हल्का, बहुत ही ज़्यादा. और जिसका साइज बहुत ही कम होता है 0.5 mm और इसकी रेनफॉल इंटेंसिटी 1 mm पर आर से भी कम होती है, उसको बोला जाता है ड्रिजल. कितना है ड्रॉप साइज, ड्रॉपलेट साइज है 0.5 mm पर आर से भी लेस देन 0.5 mm पर आर. और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, इंटेंसिटी मतलब कितना एरिया कवर करके कितने mm पर आर बारिश हो रही है उसको बोलते हैं. पर यूनिट टाइम जितनी बारिश हो रही, कितने अमाउंट ऑफ रेन परकोलेट प्रेसिपिटेट हो रहा है उसको बोला जाता है रेनफॉल इंटेंसिटी. तो वो कितनी है, लेस देन 1 mm पर आर, तब उसको बोला जाता है ड्रिजल. ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं हम, ड्रिजल बोलते हैं, ड्रिजल. सो नेक्स्ट, पहला था हमारा रेन, सेकेंड था स्नो, थर्ड था ड्रिजल, फोर्थ हम देखने वाले हैं ग्लेज. फोर्थ क्या देखने वाले हैं हम, ग्लेज देखने वाले हैं. नाउ व्हाट डू मीन बाय ग्लेज, आई विल एक्सप्लेन हियर. कई बार आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल शिमला मनाली में भी देखा होगा आपने, या फिर जब नॉन मानसून सीजन आता है, थोड़ा सा नॉन मानसून सीजन जब आता है तब क्या होता है, नॉन मानसून सीजन में जैसे जहाँ पे नॉर्दर्न रीजन में देखा होगा आपने, कई बार बारिश जब होती है तो वहाँ पे तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक रीच हो जाता है. तो एक रोड के वहाँ पे आइस या रोड पे जब बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन में यानी बारिश की बूंदें जब जमीन पे पहुंच जाती है तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर होगा तो तुरंत वो फ्रीज हो जाती है और उसकी वजह से रोड स्लिपरी हो जाता है. जैसे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश साइड, शिमला, कुल्लू मनाली साइड आपने देखा होगा, भले ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस होगा तो स्नोफॉल नहीं होगा, बट जो रोड पे बारिश आके गिरी होगी उसका कन्वर्जन आइस क्रिस्टल में सॉलिड स्टेट में हो जाता है, यानी वो फ्रीज हो जाता है. उसको बोला, जैसे बर्फ जमती है वैसे वो जम जाता है रोड सरफेस पे, तो उसको बोला जाता है ग्लेज. सो व्हाट इज ग्लेज? सो व्हेन रेन टचेस ग्राउंड, at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius, rain gets freezed और rain gets frozen. ठीक है, फ्रीज हो जाता है तो उसको बोला जाता है ग्लेज. ठीक है, सो इन शॉर्ट ये ध्यान रखना, फॉर्मेशन ऑफ freezing rain
इसका मतलब है ग्लेज। बहुत ही सिंपल है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रीजिंग रेन जो होगा उसको बोला जाएगा ग्लेज। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, रेन देखा हमने स्नो देखा, ड्रिजल देखा हमने, ग्लेज देखा। अब हम देखने वाले हैं स्लीट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय, एक मिनट, व्हाट डू यू मीन बाय स्लीट? सी हियर, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा रही हूँ, है ना। स्लीट क्या है? स्लीट क्या होता है? जब रेन ड्रॉप्स जो है, जब वो गिरते वक्त ही, मतलब एटमॉस्फेयर में ही उसका क्या हो जाता है, वो फ्रोजन हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है स्लीट, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स। ठीक है ना, सिंपल है। फ्रोजन रेन ड्रॉप्स आर नथिंग बट नोन एज स्लीट। अब नेक्स्ट इज नथिंग बट हेल स्टॉर्म्स तो देखे होंगे, जब थंडर स्टॉर्म होता है हेल क्या है? हेलस्टॉर्म मतलब इट इज अ शॉवरी प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ इरेगुलर पेलेट्स। पेलेट्स तो आपने देखा था, अगर ओले भी गिर रहे हैं साथ साथ 8 mm से भी ज़्यादा, मतलब बहुत मोटे मोटे ओले गिर रहे हैं जिनका साइज 8 mm से ज़्यादा होगा, और उसके साथ साथ शॉवर यानी कंटिन्यूस, शॉवर में किसी बहुत तेज़ बारिश होती है, वैसे बहुत तेज़ पानी निकलता है, वैसे ही शॉवरी प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा तो उसको हेल बोलते हैं। शॉवरी प्रेसिपिटेशन with ice crystals और ice pellets, जिनका साइज क्या होगा, साइज मोर देन 8 mm, 8 mm से ज़्यादा साइज होगा, उनको बोला जाता है हेल। सो आई होप आपको सारे टाइप समझ में आ गए होंगे। रेन देखा हमने, स्नो, ड्रिजल, ग्लेज, स्लीट और हेल, ये सारे अलग अलग टाइप्स है विच आर नथिंग बट नोन एज द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। नाउ नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एवरेज एनुअल रेनफॉल। ये मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या होता है? एक होता है डेली रेनफॉल, एक होता है डेली रेनफॉल। अब डेली रेनफॉल क्या है? डेली रेनफॉल तो बहुत ही सिंपल है, द अमाउंट ऑफ रेन कलेक्टेड बाय रेन गेज इन 24 आवर्स। अमाउंट ऑफ रेन कलेक्टेड इन रेन गेज स्टेशन और रेन गेज बाय रेन गेज, सॉरी, एट रेन गेज स्टेशन और बाय रेन गेज इन कितने 24 आवर्स, उसको बोला जाता है डेली रेनफॉल, क्योंकि पूरे दिन का रिकॉर्ड मेजर करेगा ना, इसलिए। बट वही अगर हम दूसरी बात करते हैं एनुअल रेनफॉल की, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जस्ट ऊपर थोड़ी देर पहले फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन पढ़ाते वक्त।
रेन जब पढ़ाया था, क्या है रेन, उसी में बताया था। ये क्या होगा, अमाउंट ऑफ रेन कलेक्टेड इन एनुअल मतलब 1 ईयर, अमाउंट ऑफ रेन कलेक्टेड इन 1 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट होगा बहुत ही सिंपल, दैट इज एवरेज एनुअल रेनफॉल। ये बताया था मैंने, क्या है ये एवरेज एनुअल रेनफॉल, 35 ईयर्स का जो डेटा है, प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल बोथ आर वन एंड द सेम। ओके, 35 ईयर्स का जो मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग या सिविल इंजीनियरिंग टर्म्स में हम रेनफॉल को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो 35 ईयर्स का जो डेटा लिया जाता है प्रेसिपिटेशन का, उसकी एवरेज वैल्यू ली जाती है, उसको बोला जाता है एवरेज एनुअल रेनफॉल। ये टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज एवरेज एनुअल रेनफॉल्स। नाउ वी विल गो फर्दर टू दी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज लेक एवेपोरेशन क्या है, डेप्थ ऑफ रेनफॉल क्या है, ये हम देख चुके हैं, ऑमरोमीटर क्या है, क्लाउड कवर क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लेक एवेपोरेशन। सी लेक इवेपोरेशन जो कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नथिंग बट किसी भी लेक, एक एग्जांपल लिया है, किसी भी पर्टिकुलर डिप्रेशन से, किसी की पर्टिकुलर पैन से कितना अमाउंट ऑफ पानी इवेपोरेट हो रहा है, दैट इज नथिंग बट नोन एज लेक इवेपोरेशन। सो फॉर्मूला फॉर लेक इवेपोरेशन इज pan evaporation into pan coefficient। pan evaporation into pan coefficient का जो प्रोडक्ट है, pan evaporation और pan coefficient का जो प्रोडक्ट है, that is nothing but known as lake evaporation। ध्यान रखना, the value of lake evaporation is always less than or equal to 1। अब मैं थोड़ा बहुत बताती हूँ कि शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ कि पैन इवेपोरेशन क्या है और पैन कोएफिशिएंट क्या है। पैन इवेपोरेशन जनरली अगर आप किसी पैन में वाटर को कलेक्ट करते हो और ओपन टू एटमॉस्फेयर रखते हैं, तो टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, या फिर सोलर रेडिएशन की वजह से, हवा की वजह से कितना अमाउंट ऑफ पानी इवेपोरेट हो रहा है, उससे वो जो पता चलता है, दैट इज नथिंग बट पैन इवेपोरेशन। और पैन कोएफिशिएंट क्या होगा, पैन कोएफिशिएंट वो होगा, इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन from a large body of water to that of measured in an evaporation pan। एक हम लेंगे लार्ज वाटर बॉडी, जैसे कि लेक हो गया, ओशन हो गया, वहां से जितना अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन हो रहा है वो डिवाइडेड बाय किसी भी पैन में हम जो मेजर कर रहे हैं इवेपोरेशन कितना हो रहा है वो, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसको बोला जाता है पैन कोएफिशिएंट। तो पैन कोएफिशिएंट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ नीचे, स्पेस इंसर्ट करके। रेशियो किस किस का है पैन कोएफिशिएंट, एक है अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम वाटर बॉडी डिवाइडेड बाय amount of water evaporated from water body divided by amount of water
इवेपोरेटेड फ्रॉम पैन, मेजरिंग पैन, ठीक है, उसको बोलते हैं पैन कोएफिशिएंट। ये डिटेल में नहीं पूछेंगे, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन हो इसलिए बता दिया, पर ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नथिंग बट डेप्थ ऑफ रेनफॉल। नाउ व्हाट डू मीन बाय डेप्थ ऑफ रेनफॉल, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। व्हाट इज डेप्थ ऑफ रेनफॉल? डेप्थ ऑफ रेनफॉल वो होता है जिसमें वॉल्यूम ऑफ रेन टू द अमाउंट ऑफ एरिया जहाँ पे प्रेसिपिटेशन हुआ है इन टर्म्स में ये मेजर किया जाता है। दैट इज नथिंग बट नोन एज डेप्थ ऑफ रेनफॉल। सो डेप्थ ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड हियर। Volume of rain divided by area of precipitation. Okay, it is nothing but known as depth of rainfall. इस तरीके से ये मेजर किया जाता है। इसका मतलब कितने पूरे एरिया में कितना अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन हुआ है, कितनी बारिश, कितना रेनफॉल हुआ है, वो जो मेजर किया जाता है उसको बोला जाता है डेप्थ ऑफ रेनफॉल। ये डेप्थ ऑफ रेनफॉल कैसे मेजर की जाती है? इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रेनफॉल डेप्थ। जिस इंस्ट्रूमेंट से रेनफॉल डेप्थ नापी जाती है, मेजर की जाती है, उसको बोला जाता है ओम्ब्रोमीटर। ओके, इसको बोला जाता है ओम्ब्रोमीटर। समटाइम्स इसको प्लूवियोमीटर भी बोला जाता है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। प्लूवियोमीटर भी बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट इज नथिंग बट क्लाउड कवर। क्लाउड कवर क्या होता है? क्लाउड कवर मतलब कितना किसी भी रीजन में जब जहाँ पे आप देखोगे तो क्लाउड्स कितने कवर है, फुल ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस में है या फिर चांसेस है कि बारिश हो सकती है, वो जो इंडिकेट करता है दैट इज नथिंग बट नोन एज क्लाउड कवर। इसके टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 8 पार्ट्स होते हैं और इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट नोन एज ओक्टा, OKTA। ओक्टा इज द यूनिट टू मेजर द क्लाउड कवर। 8 पार्ट होते हैं, ठीक है। 1 पार्ट मतलब 1 ओक्टा हो गया, 1 पार्ट मतलब कितना हो गया? 1 पार्ट ऑफ सिंगल पार्ट ऑफ ओक्टा हो गया, सिंगल ओक्टा, ठीक है। और अगर इसके अगर हाफ पार्ट हो जाता है, इसमें मैं थोड़ा अलग कलर से लिखती हूँ, और इसके ऐसे 4 पार्ट्स भर चुके होते हैं। हाफ क्लाउड कवर कब बोलेंगे? हाफ बोलेंगे जब 4 ओक्टा होंगे तो, और फुल कब बोलेंगे? जब 8 ओक्टा पूरे होंगे तो हाफ क्लाउड कवर हाफ तब बोला जाता है जब इसके 4 पार्ट्स पूरे हो, 4 ओक्टा। फुल तब बोला जाता है जब 8 पार्ट्स सारे के सारे कवर हो, तो उसको बोला जाता है फुल क्लाउड कवर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एवरेज एनुअल रेनफॉल, हम देख चुके हैं। हम देखते हैं अगला, ये देख चुके ना, 35 ईयर्स का डेटा है। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडेक्स ऑफ वेटनेस। नाउ इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या होता है? अगर हमें पता करना है कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में रेनफॉल, किसी भी पर्टिकुलर साल में, किसी भी पर्टिकुलर ईयर में कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल में डेविएशन या वेरिएशन हुआ है, तो उसको बोला जाता है इंडेक्स ऑफ वेटनेस। अगर इंडेक्स ऑफ वेटनेस 75% है, इसका मतलब वहाँ पे रेनफॉल डिफिशियंसी कितनी है? 25%, लाइक दैट वे। अगर इंडेक्स ऑफ वेटनेस आपका है 80%, तो इसके मतलब वहाँ पे रेनफॉल डिफिशियंसी कितनी होगी? 20%। सिमिलरली
अगर आपका इंडेक्स ऑफ वेटनेस है 60% तो आपकी रेनफॉल डिफिशियंसी होगी 40%, इस तरीके से। सो इंडेक्स ऑफ वेटनेस कैसे नापा जाता है? किसी भी पर्टिकुलर ईयर का रेनफॉल डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल रेनफॉल इनटू 100। फॉर्मूला इज annual rainfall in a year divided by average annual rainfall in particular region, जहाँ काम कर रहे हैं कैलकुलेट वो average annual rainfall into 100. So this is the important formula for index of wetness. ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्या बोला मैंने। अगर आपका इंडेक्स ऑफ वेटनेस कितना है? इंडेक्स ऑफ वेटनेस है आपका 75%, तो डेफिशिएंसी ऑफ रेन कितना हो गई? 25%। और ये हो गया 80% इंडेक्स ऑफ वेटनेस, तो डेफिशिएंसी कितनी हो गई इसकी इन टर्म्स ऑफ दिस? 20%। ठीक है ना, ये ध्यान रखना ये बात। इंडेक्स ऑफ वेटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब रेनफॉल डिफिशिएंसी कब बोली जाती है? रेनफॉल डिफिशिएंसी तब बोली जाती है जब सीवियर भी हो सकती है वो रेनफॉल डिफिशिएंसी, या फिर कम भी हो सकती है। रेनफॉल डिफिशिएंसी हम पता करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स ऑफ वेटनेस इनडायरेक्टली, राइट? हमें उसी से आइडिया लग जाता है। इसका मतलब अगर हमारी, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि हमारी वैल्यू आ रही है मान लो इंडेक्स ऑफ वेटनेस की 60%, तो रेनफॉल डिफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली 40% हो जाएगी। इसका मतलब वो कितने 30 से 45 के बीच में लाए हो रही है। तो अगर हमारी रेनफॉल डिफिशिएंसी 30 से 45 के बीच में लाए हो रही है तो उसको बोला जाता है लार्ज डिफिशिएंसी। और अगर 45 to 60% के बीच में डिफिशिएंसी लाए हो रही है तो उसको बोला जाता है सीरियस डिफिशिएंसी। और मोर देन 60% होगी तो उसको बोला जाता है डिजास्ट्रस, यानी यहाँ पे ड्रॉट कंडीशन आ गई है। ठीक है, सो रेनफॉल डिफिशिएंसी अगर 30 से 45 होगी तो उसको बोला जाएगा लार्ज डिफिशिएंसी। डिफिशिएंसी कैसी है? लार्ज डिफिशिएंसी। अगर 45 to 60% होती है तो उसको बोला जाता है सीरियस डिफिशिएंसी। इसका मतलब पानी की प्रॉब्लम्स वहाँ पे फ्यूचर में अदर देन मॉनसून सीजन आ सकती है। और अगर डिफिशिएंसी कितनी है? मोर देन 60%, तो इसका मतलब क्या है? डिजास्ट्रस। ऑब्वियसली डिजास्टर मतलब क्या होगा? वहाँ पे सूखा पड़ेगा, यानी ड्रॉट कंडीशंस डेवलप होगी। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। दिट इज नथिंग बट दी रेनफॉल डिफिशिएंसी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल डिफिशिएंसी वी गेट टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट, हमें क्या पता चलता है? ड्रॉट कंडीशंस का आइडिया लग जाता है। सो इसी वजह से, इसी बेसिस पे हम क्या देखने वाले हैं अब? ड्रॉट्स के टाइम। ड्रॉट क्या होता है? ड्रॉट क्या होगा बताओ आप? कोई भी बता सकता है व्हाट इज ड्रॉट? ड्रॉट मतलब जहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जितनी बारिश होनी चाहिए, जितना अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए, उतना रेनफॉल ना होके उससे कम होता है अवेलेबल वाटर, तो उसको बोला जाता है ड्रॉट। सो व्हाट इज ड्रॉट? ड्रॉट इज अ क्लाइमेटिक कंडीशन which indicates less availability of water। वहाँ पे पानी रहेगा ही नहीं सप्लाई, वाटर सप्लाई करने के लिए या फिर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, तो उसके प्लान अकॉर्डिंगली चेंज करने पड़ते हैं। आपने देखा होगा बहुत महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस प्लेस है विदर्भ, आपने सुना होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है। इनफैक्ट मैंने आई पर्सनली ऑब्जर्व कि वहाँ पे ना वाटर सप्लाई जो है
नॉट डेली, मेट्रो सिटीज़ में डेली सप्लाई वाटर किया जाता है। अदर देन दैट कई कई जगह ऐसा है इंडिया में कि एक अल्टरनेट डे वाटर सप्लाई किया जाता है। महाराष्ट्र की साइड तो विदर्भ ऐसा एरिया है जहाँ जहाँ 8 डेज 15 डेज उनको पानी पहले ही से ही स्टोर करके प्लान करके रखना पड़ता है। रीज़न इज वहाँ पे ड्रॉट कंडीशन ज़्यादा डेवलप होती है, वहाँ पे उतना सफिशिएंट एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं होता। So this is the thing with the drought condition. So it is a climatic situation which indicates the less availability of water or moisture, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रॉट कंडीशन। ध्यान रखना इंडिया का ज़्यादातर पार्ट अप्रोक्सीमेटली 30 to 33% पार्ट ऑफ इंडिया all these comes under ड्रॉट प्रोन एरियाज। ड्रॉट आपको समझ में आ गया होगा, सूखा होता है ड्रॉट, मतलब अकाल पड़ जाता है ना, सूखा पड़ जाता है, इसको बोलते हैं ड्रॉट। सो ड्रॉट प्रोन एरियाज कितने हैं इंडिया में? 33% तक के ड्रॉट प्रोन एरियाज है। अगर आंसर पूछे 33% तो करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन कौन सा लोगे आप? करेक्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे 33%। करेक्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे 33%। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नथिंग बट कौन कौन से टाइप के ड्रॉट्स हैं। ड्रॉट अगर आप देखा जाए तो कौन कौन से टाइप के ड्रॉट है, बहुत ही अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की ड्रॉट है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू कैन से on the basis of the types of drought conditions। जितनी सीवियर कंडीशन होगी उतना ही ड्रॉट कंडीशन ज़्यादा मुश्किल डेवलप हो जाएगी। तो 3 टाइप के ड्रॉट होते हैं डेवलप। एक होता है मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट, दूसरा है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, तीसरा है एग्रीकल्चरल ड्रॉट। अब मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट क्या है? मतलब मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारा हवामान अंदाज देने वाला जो डिपार्टमेंट है, वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से जो सूखा डिक्लेयर किया जाता है उसको बोलते हैं मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट। अगर ये 25 से 50% के बीच में होगा तो उसको बोला जाता है मॉडरेट ड्रॉट, मॉडरेट बोला जाता है। और अगर इसकी वैल्यू 75% से ज़्यादा होती है तो उसको बोला जाता है सीवियर ड्रॉट। ठीक है, ये सारा हो गया मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट। अगला है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होगा? हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट मतलब हमें जितना पानी होना चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है, ठीक है, पीने के लिए या फिर लेक्स में, रिजर्वायर में जहाँ हम स्टोर कर रहे हैं पानी, वो उतना सफिशिएंट नहीं है। या फिर अंडरग्राउंड वाटर में हमें पता है कि कुछ अमाउंट ऑफ पानी परकोलेट की ज़मीन के अंदर जाता है, तो वो अगर कम है तो उसको बोला जाता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। तो ये क्या इंडिकेट करता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट? वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फ्लो बिलो एवरेज। ओके, और इसमें और भी कंडीशंस डेवलप होती है। कौन कौन सी? इसमें लैक ऑफ वाटर इन रिजर्वायर्स, इन लेक्स एटसेट्रा, एज वेल एज ग्राउंड वाटर। ठीक है, उसको बोला जाता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। एग्रीकल्चर ड्रॉट क्या होगा? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर ड्रॉट बहुत ही सिंपल है। एग्रीकल्चर के लिए पानी अवेलेबल ही नहीं है, क्रॉप्स के लिए कम पड़ रहा है। सो डिफिशिएंसी ऑफ वाटर फॉर क्रॉप यील्डिंग।
उसको बोला जाता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स. ठीक है ना. अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल. आई ऑलरेडी आर टोल्ड यू, अगर हमें इंटेंसिटी मेजर करनी है, हम इंटेंसिटी कैसे मेजर करते हैं, mm/r में मेजर करते हैं. ठीक है, mm/r में. इसका मतलब mm यानी डायमेंशन आ गया, डिस्टेंस या डेप्थ आ गई, और ये आ गया टाइम. सो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल स्मॉल आई से डिनोट की जाती है, और इसका फॉर्मूला क्या है, डेप्थ पर यूनिट टाइम. इट इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल. कैसे, सो x is the depth of rainfall in a particular region at time t. If we are measuring it, then the depth of intensity of rainfall is measured in terms of either centimeter per hour or mm per hour. Both are the units of intensity of rainfall. एक स्मॉल न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. यहाँ पे कैसे करना है मैं बता दूंगी. लेट्स सी द न्यूमेरिकल. के सुब्रमण्य का न्यूमेरिकल है ये. द रेनफॉल डेटा एंड टाइम इंटरवल फॉर अ टिपिकल स्टॉर्म as are as given below. The maximum intensity of rainfall is 20-minute duration. For calculate the maximum intensity of rainfall for 20-minute duration of the rainfall in mm per minute. अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है टाइम इंटरवल, हमें दिया है मिनट इंटेंसिटी. ये क्या है, mm पर मिनट की है. अगर 0 to 10 मतलब मैक्सिमम मिनट कितने, इसमें 10 मिनट है. ठीक है, 1 मिनट में कितना हो रहा है, 7 है ना, 0.7 हो रहा है. तो 10 मिनट्स में कितना होगा, 10 मिनट में होगा 7 mm. हाँ या ना. सिमिलरली 10 to 20 है, 10 मीटर का इंटरवल है फिर से, तो कितना होगा यहाँ पे 11 mm. 20 और 30 के बीच में कितनी होगी, 22 mm. यहाँ पे 15, फिर 12, 13, 9 और 4. सो ये अलग अलग डेप्थ हो गई रेनफॉल, इंटेंसिटी हो गई रेनफॉल की, है ना. फिर डेप्थ ही हो गई 7 mm, 11 mm, 22 mm, 15, 12 और 13 और 9 और 4. ठीक है. अब हमें क्या बोला है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल फॉर 20-minute ड्यूरेशन. सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी निकालनी है ना. इंटेंसिटी तो हमें पता है क्या है, डेप्थ पर यूनिट टाइम. इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज x/t, यानी डेप्थ ऑन टाइम. राइट. हमें डेप्थ mm/r पे ही आएगा हमारा, या फिर mm पर मिनट पे आएगा. यहाँ पे 20 मिनट बोला है, यहाँ पे तो 10-10 मिनट का इंटरवल है. यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे ये 7, मैं यहाँ लिख रही हूँ, है ना, 7, 11, 22, 15, 12, 13, 9 और 4. ये वाला इरेज कर रही हूँ मैं. या फिर 1 मिनट. अब अगर इन सब में ऑब्जर्व किया जाए 7, 11, 22, 15, 12, 13, 9, 4, इन सब में सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यूज़ है, 22 और 15 है. अगर हम 22 को भी लेते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अमाउंट है, और ये भी लेते हैं सबसे ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा हमारा इंटरवल, ये 10 मिनट हो जाएगा. 20 से 30 और 30 से 40 10 मिनट. इसका मतलब 10, 10, तो 10 + 10 कितना हो गया, 20 मिनट हो गया. तो यहाँ पे मैं इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कैसे लूँगी, देखो. इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल मैं लूँगी, इंटेंसिटी ऑफ मैं रेनफॉल लूँगी 22 mm + 15 mm डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 20 मिनट. सो आपका आंसर आ जाएगा.
सो क्या आ रहा है आंसर, मैं क्रॉस चेक करूँ और बता दूँ। सो आएगा आपका आएगा 1.85। सो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कितनी आई आपकी, 1.85 mm पर मिनट। ओके, इसको आपको आर में कन्वर्ट करना है तो हम आर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो उससे भी कम हो जाएगी वैल्यू। सो ऑब्वियसली ये ड्रॉट कंडीशंस डेवलप कर रहा है, ऐसे हम मान सकते हैं। ठीक है, या फिर ये जस्ट रेनी डे था, उसको ज़्यादा बारिश नहीं है, ये मान सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल जो होता है इंडिया में, उसकी अलग अलग टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन एंड मैकेनिज्म ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉइस्ट एयर। हमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पता चली है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल फिर से रिवाइज करते हैं। यहाँ पे कोई ओशन होगा या सी वाटर होगा, ये इवेपोरेट होगा। मैं सिर्फ ई लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोलर एनर्जी सोर्स है। ठीक है, फिर इसका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, CON लिख रही हूँ मैं, और क्लाउड्स फॉर्म होंगे, राइट। क्लाउड्स कूल डाउन होंगे और इसका होगा प्रेसिपिटेशन, राइट। फिर कुछ अमाउंट परकोलेट होगा, कुछ अमाउंट इंटरसेप्शन होगा वेजिटेशन की वजह से, कुछ अमाउंट ट्रांसपिरेट होगा, इस तरीके से, राइट। सो ये साइकिल कंटिन्यू होके यहाँ तक आ जाती है। सो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, राइट। सो ये जो मूवमेंट है मॉइस्ट एयर की, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉइस्ट एयर, उसकी बेसिस पे प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल के अलग अलग क्लासिफिकेशन है। किस बेसिस पे है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ mechanism of upward movement of air, on the basis of mechanism of upward movement of air, rainfall is classified. So that is known as rainfall or classification of the rainfall. So how it is done, see here. सबसे पहला है कन्वेक्टिव टाइप ऑफ रेनफॉल या फिर कन्वेंशनल, कन्वेक्टिव या कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल। कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल ज़्यादातर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट इज नथिंग बट साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल क्यों आता है, साइक्लोनिक रेनफॉल अकर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसेस। जब प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उसकी वजह से जो रेनफॉल बनता है उसको बोला जाता है साइक्लोनिक रेनफॉल्स। क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग विंड घूमती रहेगी, जिसका प्रेशर अलग अलग होगा, जिसकी वजह से तूफान बनेगा और फिर बारिश होगी, उसको बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। एक होता है फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल क्या है, जब कॉम्बिनेशन होता है किसका, गर्म हवा का और ठंडी हवा का। कभी कई बार ऐसे देखा होगा, धूप भी होती है उसके साथ साथ बारिश भी होती रहती है, देखा है ना ऐसा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कोल्ड एंड वार्म एयर, हॉट नहीं बोल सकते, वार्म एयर। तो ह्यूमिडिटी तो होती है, बारिश भी आती है कभी कभी, उसके साथ साथ धूप भी आती है, तो ये रीजन है। ठीक है, फ्रंटल रेनफॉल जिसको बोलते हैं। लास्ट जो है दैट इज नथिंग बट ओरोग्राफिक रेनफॉल। इस सारे में थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये होता है माउंटेन वॉरियर्स की वजह से, मतलब ठंडी हवा जाके माउंटेन को टकराती है और फिर बारिश होती है। ध्यान रखना, इंडिया में जितनी भी बारिश होती है
वो अंडर कौन सी कैटेगरी में आती है? ओरोग्राफिक रेनफॉल में आती है। अब मैं सारे एक्सप्लेन कर रही हूँ एक एक करके। ओरोग्राफिक क्या है, कन्वेंशनल रेनफॉल क्या है, ये सारे एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, ठीक है। कैसे? सी हियर, जनरली क्या होता है, जब वाटर वेपर्स बन जाती है, इवेपोरेशन हो जाता है ड्यू टू सन रेज, तो कंडेंसेशन होता है। इसके बाद क्या होता है? कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन जैसे ही होता है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, जिस क्लाउड्स की वजह से रेनफॉल होता है। अब ये जब रेनफॉल होता है तो ये वापस यहाँ पे आता है और फिर मॉइस्ट एयर ऊपर चली जाती है, तो इसको बोला जाता है कन्वेक्टिव टाइप ऑफ रेनफॉल, ठीक है। नेक्स्ट जो है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या है? ओरोग्राफिक रेनफॉल में जो पहाड़ है वहां पे क्लाउड्स टकराते हैं यहाँ पे, और फिर क्लाउड्स फॉर्म होने की वजह से क्या होता है? बारिश हो जाती है। इस पार्ट में बारिश होगी, इस पार्ट में ये जितनी बारिश हुई उसका मूवमेंट होगा इस तरफ, यहाँ पे इवेपोरेशन होगा लेक या रिजर्वायर की वजह से इवेपोरेशन हो रहा है, और फिर क्लाउड्स बनने की वजह से ये माउंटेन को टकरा के इसकी बारिश रेनफॉल में कन्वर्शन हो रहा है, उसको बोला जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। फ्रंटल रेनफॉल मैंने बता दिया। टू एयर mixed up along with temperature and density. उसको बोला जाता है फ्रंटल रेनफॉल। तो सबसे लास्ट में है साइक्लोनिक रेनफॉल, ये भी बता दिया मैंने क्या है। साइक्लोनिक में क्या है? ये मान लो एयर है, ठीक है, यहाँ से कम प्रेशर की एयर आ रही है, वहाँ से ज़्यादा एयर आ रही है, लो प्रेशर की, हाई प्रेशर की, अलग अलग डायरेक्शन से विंड मिक्स हो रही है, लो और हाई प्रेशर की, लो प्रेशर, मीडियम, वेरी हाई, ऐसे मिक्स हो रही है एयर, और फिर रेनफॉल हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? एयर गेट्स लिफ्टेड अप, जिसको बोला जाता है, एयर जनरली लिफ्ट क्यों होती है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ध्यान रखना, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो इससे जो बनता है उसको बोला जाता है साइक्लोनिक रेनफॉल। बेस्ट एग्जांपल क्या है? हरिकेन, उसके बाद टाइफॉन्स, बीच में ताउते साइक्लोन आया था, आपको पता होगा, है ना। ये सारे एग्जांपल किसके हैं? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने की वजह से। तो मीटेरोलॉजिकल एग्जांपल को पता रहता है किस टाइप का रेनफॉल आया है। तो साइक्लोन के एग्जांपल्स एक बार बता देती हूँ मैं। हरिकेन, टाइफॉन, उसके बाद ताउते आया था,
ये सारे एग्जाम्पल है साइक्लोन। सो दिस विल एंड अप टुडेज क्लास। अगली क्लास में हम देखते हैं कि हाइड्रोग्राफ कैसे बनता है और एस्टिमेशन ऑफ रन ऑफ कैसे करते हैं। सो दैट्स इट अबाउट टुडे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट डे।